Namaskar friends, on behalf of INPS classes, I am welcoming all of you who are preparing for NIMSET, especially 22 and 23. काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूं। मेरे पिछले वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि सर एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है उसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इस पर मैं आपसे बात करूं। सो आज मैं आपके साथ मुखातिब हूं फिर एक बार बात करने के लिए एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है उसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। मेरा एक मानना रहा है हमेशा से कि अगर आप कोई वॉर शुरू करने जा रहे हैं तो आपका सबसे पहला काम होता है अपने दुश्मन को जानना। अगर आप अपने आप को जानते हैं और दुश्मन को जानते हैं, दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपके जीतने का चांस 100% है। अगर आप सिर्फ अपने आप को जानते हैं और दुश्मन को नहीं जानते हैं तो आपके जीतने का चांस 50% है। अगर आप सिर्फ दुश्मन को जानते हैं, आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस नहीं किया है, तो जीतने का चांस 50% है। लेकिन अगर आप दोनों को नहीं जानते, आपके पास अपना एनालिसिस भी नहीं है और दुश्मन का एनालिसिस भी नहीं है, तो आपके हारने के चांस 100% है और जीतने का चांस 0% है। तो सबसे पहला काम होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जानना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस पेपर के बारे में। हम सबको पता है कि निमसेट का जो पेपर है वो 1000 मार्क्स का होता है, जिसमें 60% वेटेज जो है वो मैथमेटिक्स का है। दैट एवरीबॉडी नोज। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक बार। 24% वेटेज जो है वो रीजनिंग सेक्शन का है। उसको आप एनालिटिकल एबिलिटी कह सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कह सकते हैं, क्वांट कह सकते हैं, बहुत सारे नामों से जान सकते हैं, लेकिन उसका वेटेज 24% है। कैसे 24% है? 40 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का मार्क्स 6 मार्क्स का होगा। सो आउट ऑफ 1240 मार्क्स एनालिटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग सेक्शन का होगा, राइट? तो पूरे पेपर का 24% जो है वो एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग पर डिपेंडेंट होगा। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि आप जितने भी लोग निमसेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने टोटल टाइम का अगर सिर्फ 5% दे दें, ओनली 5% अगर डिवोट करते हैं इस सेक्शन के लिए, तो आप बहुत आराम से 100% स्कोर कर सकते हैं इस सेक्शन के अंदर। और मैं बहुत आराम से इस 240 आउट ऑफ 240 मार्क्स की गारंटी ले सकता हूं, बहुत आराम से। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जस्ट मैटर ऑफ 5% टाइम विच यू हैव टू डिवोट, राइट? तो सबसे पहले समझते हैं इस सेक्शन के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि सर ये जो क्वांट का सेक्शन है या जो रीजनिंग का सेक्शन है इसका सिलेबस क्या होगा, राइट? तो ये एक बड़ी लोगों के मन में चिंता रहती है कि कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो आप सबसे पहले जो निमसेट का नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर का, उस पर जाइए, वहां पर एक ब्रोशर गिवन है। उस ब्रोशर में जाके देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मैथमेटिक्स का एक सिलेबस दिया हुआ है, वेल डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है, राइट? एक इंग्लिश का वेल डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है, एक कंप्यूटर अवेयरनेस का भी एक वेल डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन जब आप एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में आएंगे तो वहां पे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द क्वेश्चन इन द सेक्शन विल कवर लॉजिकल सिचुएशन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज। बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो लॉजिकल रीजनिंग है या एनालिटिकल एबिलिटी है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, राइट? मैं ये नहीं कह सकता कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को, आपकी लॉजिकल एबिलिटी को, आपके कॉमन सेंस को टेस्ट करेगा। लेकिन पिछले कई सालों के पेपर्स को देखने के बाद मैंने आपसे भी कहा था कि दुश्मन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कैसे जाना इस पेपर को? सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन पे गया और मैंने देखा कि नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है इस पेपर के बारे में। देन आई हैव एनालाइज्ड ऑल द पेपर्स विच आई हैव गॉट फॉर प्रीवियस ईयर्स। तो पिछले सालों के सारे पेपर्स को मैंने एनालाइज किया। तो सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद कुछ टॉपिक्स की एक लिस्ट मैंने बनाई है, राइट? जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते रहे हैं बार बार। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस, मैंने जो भी एआर के क्वेश्चंस आए हैं, एनालिटिकल एबिलिटी के और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक वो क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, राइट? उसको मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांट भी कह सकता हूं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, SI&CI, रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, एवरेज, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, पाइप्स एंड सिस्टर्न वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये सारी चीजें उस लेवल पे हैं जो आपने क्लास 10th के लेवल पे पढ़ी हुई हैं।
इसका मतलब एक बात फिर क्लियर है कि ये बंदा जो पेपर बना रहा है या जो कमेटी जो पेपर बना रही है वो आपके नॉलेज को टेस्ट करना नहीं चाहती। बिकॉज देखिए पेपर में जो मैथमेटिक्स आ रही है वो ग्रेजुएशन लेवल की है और वहीं पे वो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो 10th के 9th के लेवल के हैं। यहां पर दो चीजों को टेस्ट करने का तरीका है, एक ये कि आपको बेसिक्स आते हैं या नहीं, दूसरा जो बेसिक्स आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आपको आता है या नहीं आता है। तो दीज टू थिंग्स को वो चेक करेगा और साथ साथ चेक करेगा आपके कॉमन सेंस को, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल को, आपके पेशेंस को और आपके बेसिक्स को। दूसरा पार्ट जो है इसका, जहां पर मैंने देखा क्वेश्चंस को, कुछ प्योरली रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर मैथमेटिक्स का यूज नहीं है। अभी आपने देखा था मैंने क्या बोला आपसे कि जो पैसेज में डेटा दिया हुआ है, जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, उनकी बेसिस पे आपको सोच करके आंसर देना है, राइट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं जहां पर बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है किसी भी मैथमेटिक्स की, किसी भी बेसिक्स की, प्योरली रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हम कह सकते हैं, राइट। तो यहां पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, लिस्ट आप देख सकते हैं मेरे साथ। नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज भी बोल सकते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीरीज, रैंकिंग एंड ऑर्डर्स, ब्लड रिलेशनशिप, पजल्स, ये सारे क्वेश्चंस हमेशा से आते रहे पेपर में। फॉर प्रैक्टिस पर्पस आप इनको यूज कर सकते हैं कि मुझे इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। वैसे मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, कोई भी सिलेबस डिफाइंड नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन मेरा एक मंत्र याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके पेपर के रीजनिंग सेक्शन में आएगा, दैट कैन नॉट बी डिफिकल्ट, दैट कैन बी डिफरेंट। एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा है, कभी सुना नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है, वो आपके सामने आ जाएगा। मगर बिलीव मी, इट कैन नॉट बी डिफिकल्ट, इट विल बी डिफरेंट। सो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो आज मेरे साथ मेरे एक पुराने स्टूडेंट भी हैं और अचीवर हैं, और एक अचीवर के मुंह से जानना कि उसने कैसे तैयारी करी थी, इट्स ऑलवेज गुड। तो मेरे साथ हैं आज अजय पांडे, जिन्होंने 2019 में ऑल इंडिया रैंक 12 अचीव किया था निमसेट के एग्जाम में। तो मैं आज आप लोगों से मिलवाता हूं और आप उनसे समझेंगे कि उनकी स्ट्रेटजी क्या रही, उन्होंने कैसे ये रीजनिंग सेक्शन को और एनालिटिकल एबिलिटी के सेक्शन को किया था। तो अजय, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आप कैसे तैयारी कर रहे थे इस रीजनिंग सेक्शन की, एनालिटिकल एबिलिटी सेक्शन की, और जब आप पेपर कर रहे थे तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी पेपर को करने की। तो ये दोनों बातों का आंसर मुझे दीजिए। थैंक यू सर। इवन आई हैड सिमिलर डाउट्स जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था निमसेट के लिए। एंड निमसेट 2019 का पेपर रीजनिंग साइड में थोड़ा सा मुझे भी, यूजुअली जो मैं ऑलरेडी मॉक टेस्ट भी दे रहा था, बट थोड़ा सा टफर लगा था फॉर दैट स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत मतलब लंबे क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था कि सॉल्वेबल नहीं है, बट क्वेश्चंस थोड़े लेंदी थे, तो वो रीडिंग में भी टाइम उनमें चला जाता। तो जब पेपर को स्किम करा था स्टार्टिंग में ही, तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी लग रही थी, बट वो फिर मतलब ग्रेजुअली कोप अप भी हो गया, बिकॉज मॉक टेस्ट में काफ़ी एनालिसिस करी थी और ऐसी सिचुएशंस अराइज भी हुई थी। सो फॉर रीजनिंग सेक्शन, क्योंकि मैथ्स एक फ्लो में पूरा हो नहीं पाया था 2019 का, तो मैंने जितने हो पा रहे थे उसके फर्स्ट ऑफ ऑल वो अटैम्प्ट करे थे। फिर जब मैं रीजनिंग वाले सेक्शन में गया, एंड दैट इज़ व्हाट आई प्रेफर ऑल्सो, क्योंकि वो मैथ्स के बाद सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन वही है। सो रीजनिंग वाले सेक्शन में जब मैं गया, तो जो बेसिकली कुछ कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही फ्लो में हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस या सिंबल्स एंड नोटेशंस, इस टाइप के क्वेश्चंस पिक करते हैं, तो ये मतलब एक बार में हो जाते हैं और एटलीस्ट ये कवर अप करते भी हैं कि 40 to 50% ऑफ द पेपर रीजनिंग सेक्शन का। सो वो वाला पार्ट एक ही फ्लो में हो जाता है, बिकॉज पजल्स वगैरह में भी यही रहता है कि एक अगर क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं तो सब्सिक्वेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उसके 4 और 5 वो सारे हो जाएंगे। सो मतलब रीजनिंग सेक्शन के लिए बेसिकली यही करा था, और कोई रेफ़र एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं करा था, कोचिंग का ही मटेरियल रेफ़र करा था, कोचिंग की ही क्लासेस करी थी। और रीजनिंग में भी अप्रॉक्सीमेटली 25-30 क्वेश्चंस हो गए थे ईजिली, बट वो मतलब और भी ज़्यादा हो सकते हैं गिवन दैट कि लोगों ने सही से एनालिसिस करी। एक और चीज़ होती है कि निमसेट में लाइक पास्ट ईयर पेपर्स जब भी देखे थे तो उसमें एक पैटर्न नोटिस करा था कि पास्ट ईयर के पेपर से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो इस बार भी मतलब 2019 में भी जब दिया था तब भी कुछ कुछ क्वेश्चंस देख के याद आ रहा था, इनफैक्ट कभी कभी पूरे पजल्स ही रिपीट हो जाते हैं।
तो वो भी देख के याद आ रहा था कि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं पेपर में। सो रीजनिंग के लिए लाइक प्रिपरेशन में जब एंड का टाइम रहता है स्पेसिफिकली 1 मंथ, तो उसमें जो लास्ट ईयर के पेपर्स के जितने भी रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो सारे प्रैक्टिस करें, सो दैट अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो इट्स मतलब बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है। अजय, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं लगातार, और ये मैंने भी महसूस किया है कि निमसेट के पेपर में स्पेशली रीजनिंग सेक्शन में, एनालिटिकल एबिलिटी के सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, न सिर्फ निमसेट के पेपर से, इसके अलावा और पेपर से भी रिपीट होते हैं। तो इस पर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पेपर में रिपीट हुए हैं और किस किस पेपर से रिपीट हुए हैं। दैट आई विल टॉक ऑन सम अदर डे। सो इसीलिए मैं कई बार बच्चों से बोलता हूं कि मैं जो भी क्लास में पढ़ा रहा हूं उनमें से कुछ क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये निमसेट के पेपर में पेपर लगातार रिपीट होंगे, क्वेश्चंस रिपीट होंगे, राइट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि निमसेट के पेपर में रीजनिंग सेक्शन में कोई सिलेबस नहीं होता है, राइट। लेकिन पिछले 15 इयर्स के पेपर्स को देखने के बाद मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, जिस पर बेस क्वेश्चन दिखाई पड़ता है कभी कभी। इनमें से कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है, इससे कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि एक टॉपिक मैंने यहां पर लिखा है नंबर सिस्टम, तो इस नंबर सिस्टम से 0 क्वेश्चंस आए, एक भी क्वेश्चन नहीं आए, और हो सकता है कि इससे 10 क्वेश्चंस आ जाए, तो यू नेवर नो। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो केवल ब्लड रिलेशंस पर बेस्ड थे, जबकि इससे पिछले साल के पेपर्स में ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन नहीं भी आया है कई बार। इसलिए मैं कोई टेबल नहीं बना सकता कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, और यही ब्यूटी है एनालिटिकल रीजनिंग की या क्वांट सेक्शन की। तो कुछ टॉपिक्स मैंने यहां पर लिखे हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, 38 टू द पावर 33 टू द पावर 88, टेल मी इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, या मैं इसको अगर 15 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर कितना रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे पेपर के दौरान। तो इन सब में बहुत सारा बेसिक्स जो आप लोगों ने पढ़ रखा है 6th 7th 8th 9th 10th में, वो यूज होने वाला है, और साथ में थोड़ा सा कॉमन सेंस एंड थोड़ा सा पेशेंस। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, SICI, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, एवरेज, ये सिंपल टॉपिक्स हैं जो सबको पता है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ टॉपिक, और इस सब पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। वर्क्स, पाइप्स एंड सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आता ही आता है। बेसिक अलजेब्रा, आप लोगों को अलजेब्रा काफी डिटेल में पता है, बिकॉज आपके पेपर में मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर काफी सारी अलजेब्रा आती है, तो यहां पर बेसिक अलजेब्रा आएगी, लेकिन बेसिक अलजेब्रा के साथ कभी कभी कॉमन सेंस और रीजनिंग मिक्स हो सकती है। लॉगरिथमिक एंड इंडिसेस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, दीज टॉपिक्स आर देयर जो आपको रिवाइज करने चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ मेंसुरेशन भी देख लीजिएगा, जहां पर कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जहां पर मैथमेटिक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये प्योरली आपके कॉमन सेंस को और रीजनिंग स्किल्स को टेस्ट करेंगे। सो वन इज योर नंबर सीक्वेंस, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशनशिप, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्यूब्स एंड डाइसेस। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर बेस क्वेश्चन हर बार आया है। मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर अप करूंगा, और मैं ये भी देखूंगा कि ऐसे इन पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर्स में आए हुए हैं। एक और टॉपिक है जिसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, वो है साइलॉगिज्म। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कई बार पेपर आया है, में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और अगर आपने सिलोजिज्म को किसी अच्छे टीचर से नहीं पढ़ा है देन यू विल फेस प्रॉब्लम, बिकॉज यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारे टॉपिक्स में आप केवल प्रैक्टिस के सहारे भी कर सकते हैं, बट सिलॉग को आपको एक बार किसी अच्छे टीचर से समझना पड़ेगा। देन कम्स पजल्स। पजल्स एक ऐसे टॉपिक हैं जो सारे पेपर्स में आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देख लीजिए, देयर इज ऑलवेज सम पजल्स। वैसे पजल्स का जो मीनिंग बुक्स में दिया हुआ है, इसमें करते क्या है, टैबुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को पजल्स कह देते हैं। मेरे हिसाब से पजल्स का कुछ और मीनिंग होता है, उस पर हम एक दिन डिटेल में बात करेंगे, राइट। लेकिन फिलहाल जो बुक्स में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग पजल्स, लीनियर पजल्स, सर्कुलर पजल्स, कभी कभी ब्लड रिलेशन को और कभी कभी बाइनरी के क्वेश्चंस को भी पजल्स में मिक्स किया गया है। बाइनरी के क्वेश्चंस के आपने देखा होगा कई बार पेपर में
कि एक बंदा झूठ बोल रहा है, एक बंदा सच बोल रहा है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन पेपर में दिखाई पड़ते हैं। दैट कम्स अंडर बाइनरी। आई विल कवर ऑल दीज थिंग्स। हम लोग उसके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे।